जय हिंद सभी को। आज का हमारा संविधान का टॉपिक है प्रस्तावना। इंपोर्टेंट टॉपिक है संविधान का। प्रस्तावना के बारे में कुछ लोगों के अलग अलग मत रहे हैं। जैसे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? गजेंद्र गढ़कर ने कहा है। प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है, कुंडली है, किसने कहा है? के एम मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये बोला है नाना पालकी बाबा ने। इनकी बुक भी है वी द पीपल। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और प्रस्तावना को की नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट बर्कर ने कहा है। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थिंग्स। प्रस्तावना के बारे में चार बातें हैं। पहला है शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोग, क्योंकि भारत क्या है? लोक प्रभुसत्ता देश है। तो यहाँ पे क्या है? शक्ति भारत के लोग ही है, जो मैन पावर है भारत के लोग हैं। दूसरा है शासन का शुभ रूप। यहाँ पे किस प्रकार का है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? कि किसी भी भारी नियंत्रण से मुक्त, यानी भारत किसी भी भारी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है कि कोई बाहर का देश हमें किसी प्रकार का कोई आदेश देगा और हमें वो मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भारत अपने डिसीजन लेने के लिए खुद स्वतंत्र है। संविधान सभा के बारे में स्काउट ने कहा है यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है, और ऑस्टिन ने कहा है यह भारत का एक सूक्ष्म दल है। नेक्स्ट, भारत में समाजवाद है दो प्रकार का। भारत में नहीं, सॉरी, समाजवाद दो प्रकार का होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। जिसमें से भारत में कौन सा समाजवाद है? भारत में है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? ये अहिंसा पर आधारित है। जैसे जितना हम काम करेंगे उतना ही वेतन मिलेगा। अगर 10 घंटे काम करें तो 10 घंटे के अनुसार वेतन मिलेगा। और साम्यवादी समाजवाद में क्या है? इसमें सभी वर्गों को इक्वल बनाने के लिए जो ज्यादा भी काम करे उसको भी वेतन उतना ही दिया जाएगा, जो कम काम करे उसको भी वेतन उतना ही दिया जाएगा। इस चीज को क्लियरिफाई करने के लिए DS नकारा केस 1983 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर कोई देश साम्यवादी या समाजवाद बनना चाहता है तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? कि जन्म से लेकर कब्र तक की सुरक्षा होनी चाहिए, आय की असमानता है जो वो कम होनी चाहिए, और मजदूर यानी वंचित जो वर्ग हैं उनके कल्याण के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी राज्य के धर्म के अनुसार राज्य नहीं चलेगा। सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं किसी स्पेशल किसी एक धर्म को ही अलग से अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या है? राष्ट्र का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होगा और वो भी नियत समय के लिए होगा। ठीक, इसके लिए लिंकन ने कहा है 1863 में कि जनता के द्वारा जनता के लिए प्रतिनिधित्व चुना जाना चाहिए। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जो जनता को सीधे नियंत्रण में रखे जा सके, यानी जनता उसको चुनती है और वे जितने भी हमारे जो राष्ट्र का प्रमुख है उसके सीधे नियंत्रण में कौन हो? जनता हो। और अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के द्वारा जो राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, संसदीय लोकतंत्र और अप्रत्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में क्या है? कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्य होंगे, बट अप्रत्यक्ष में ये ऐसा नहीं है। दोहरी कार्यपालिका होगी, यानी केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तीनों पॉइंट इसमें नहीं होंगे। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, भारत जो है लोकतंत्र गणराज्य है। इसमें क्या है? जो राष्ट्र का प्रमुख है वो निर्वाचित होता है, नियत समय के लिए होता है। ब्रिटेन क्या है? इसमें लोकतंत्र है, गणराज्य नहीं है। इसमें क्या मतलब है इसका? कि वहां का जो सम्राट है वो वंशानुगत होता है। अगर किसी के दादा परदादा अगर किसी पोस्ट पे चलते आ रहे हैं तो उसी के अनुसार ही उसके वंश के अगले जो पीढ़ी हैं वो भी उसी पोस्ट पे ही रखे जाएंगे। तो ये क्या हो गया ब्रिटेन के बारे में। नेक्स्ट है संविधान का स्वरूप, यानी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समानताएं होनी चाहिए। सामाजिक समानता का क्या मतलब है? कि धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक में आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक में है सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दर्शाई गई है। पहला है विचार की स्वतंत्रता, यानी थॉट की, यानी चिंतन मनन या आंतरिक इंटरनल, हम कुछ भी अपने मन में कोई विचार कर रहे हैं तो उसकी हमें स्वतंत्रता है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी विचार को प्रकट करने की, जो हमारे विचार हैं उनको हम प्रकट कर सकते हैं। किस प्रकार? बोलकर, लिखकर या संकेत देकर, तो इसकी हमें स्वतंत्रता है। तीसरी स्वतंत्रता हमारी विश्वास की स्वतंत्रता, यानी किसी विचारधारा को मानना,
कोई भी व्यक्ति किसी की भी विचारधारा को मान सकता है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसको सुन सकता है, उसको मान सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है। जैसे शास्त्रों में, वैज्ञानिक में, या किसी भी प्रकार के किसी के कोई विचार अगर किसी को अच्छे लग रहे हैं तो उसको मानने के लिए स्वतंत्र है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, यानी सैद्धांतिक रूप से कोई भी धर्म अपना सकता है। और पांचवा है उपासना, यानी धर्म को व्यवहार में ला सकता है। किसी भी धर्म को अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी अपनी मर्जी है कि वह उस धर्म को व्यवहार में लाए या ना लाए। नेक्स्ट है समानता या समता। समानता या समता हमारी दो प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा और अवसर। यानी आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग है कि किसी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में समानता, यानी किसी के अंदर कोई प्रतिष्ठा है उसकी सबको समानता मिलेगी और अवसर की सभी को समानता मिलेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, चाहे किसी भी आगे बढ़ने के लिए किसी भी पोस्ट के लिए हो, तो वो सभी क्या होगी, उन सबके लिए समानता होगी। नेक्स्ट है बंधुत्व। बंधुत्व क्या है, दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता। ये तीनों को बनाए रखना है, ये हमारा संविधान के बिंदु बंधुत्व का अर्थ। नेक्स्ट, संविधान अधिनियमित कब हुआ, डेट ऑफ इनेक्ट इसकी क्या है, 26 नवंबर 1949 है और ये 9 दिसंबर 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक टोटल, इसको बनने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 से 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन के लिए भी दो अलग अलग मत थे। पहला था कि अगर यदि संविधान का अंग है, अगर इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हैं तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 368 भाग 20 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन का दिन वो है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। पर अगर संविधान का ये अंग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब इन दोनों अलग अलग मत को क्लियर करने के लिए कि इसको संविधान का अंग मानना है या नहीं मानना है, उसके लिए कुछ और केस चले। जैसे बेरुवादी केस 1960, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसमें आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। तो उस टाइम पे थे डॉक्टर आर प्रसाद, उनसे गजेंद्र गडकरी जी ने जो ये केस क्लियर किया तो उसमें आया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है। यानी मस्तिष्क की कुंजी का मतलब क्या है, इन्होंने संविधान को अलग दर्शा दिया कि संविधान एक ताला है और प्रस्तावना क्या है, उसकी चाबी है। ये मैंने फर्स्ट पेज पे बताया था कि इन्होंने ये पॉइंट बोला था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की चाबी है। यानी ये दोनों चीज अलग अलग हो गई। अब दोनों चीज अलग अलग हो गई, यानी जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं हुआ, और अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा, फिर उसके बाद आया केशवानंद भारतीवाद 1973 में। इसमें क्या बोला इन्होंने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग तो है पर इसमें मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। और इसी केस के बाद प्रस्तावना में संशोधन किया गया। कब हुआ संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद भी इसमें एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति को इन तीनों में से किसी एक भी चीज का हनन हो रहा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, या किसी चीज का हनन हो रहा है, तो वह प्रस्तावना को परिवर्तन के लिए न्यायालय में लागू नहीं करवा सकता। यानी न्यायालय द्वारा कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं किया जा सकता कि प्रस्तावना में परिवर्तन हो। इसलिए पहले क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है प्रस्तावना से संबंधित, इनको जरा पढ़ लेते हैं एक बार। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो राजनीतिक कुंडली किसने को बोला है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने, यानी के एम मुंशी ने। ये फर्स्ट पेज पे बताया था के एम मुंशी का कथन क्या था प्रस्तावना के लिए। दूसरा है, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है बंधुत्व। बंधुत्व में पहले बताया गया कि हम सभी क्या हैं, देश की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेंगे। तो ये शब्द किस में लिया गया है, बंधुत्व से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देश्यका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो ये संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न देश है। जो प्रस्तावना के 4 बिंदु बताए थे उनमें पहला बिंदु था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी यह किसी भी बाहरी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट है, तो प्रस्तावना को इसलिए डीपली पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत ही डीपली अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो प्रस्तावना का स्रोत है अमेरिका से ली गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों का ध्यान रखना। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए से यानी अमेरिका से। जब मैंने पिछले एक संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास बताई थी, उसमें बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेलिया शब्द निकाला था। बस ट्रेलिया शब्द से मैंने बताया था कि एल से तो हो जाएगा लैंग्वेज यानी प्रस्तावना की भाषा, और ट्रे से हो जाएगा ट्रेड यानी व्यापार और वाणिज्य। वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और टी आर से बताया था थर्ड जो सूची है हमारी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान का प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? पहला पॉइंट है प्रस्तावना में स्थिति की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख है। दूसरा है अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता अखंडता और मूल प्रस्तावना में निहित नहीं है। इसमें क्या है? इसमें दोनों ही बातें सही हैं। जैसे पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, दूसरे में क्या है कि इसमें बोला गया है कि अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता मूल प्रस्तावना में निहित नहीं थी। तो अखंडता शब्द तो बाद में जोड़ा गया हमारा 42वें संशोधन के तहत, तो ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसलिए दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पहला है संप्रभु पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा है संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, इसी क्रम के अनुसार उसमें लिखे हुए हैं। प्रस्तावना आप गूगल पे या कहीं पे भी आप प्रस्तावना को पूरे को पढ़ोगे तो उसमें इसी क्रम से ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, साम्यवादी उसमें नहीं लिखा हुआ है, केवल समाजवाद का वर्णन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? समाजवाद है, लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष और संघवाद इसका हिस्सा नहीं है। ये तो पहला आर्टिकल नंबर 1 है, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के प्रस्तावना की कानूनी या वैधानिक प्रकृति क्या है? तो वैधानिक प्रकृति यह है कि यह परिवर्तनीय नहीं है, उसमें संशोधन होगा पर मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए हैं? तो मैंने आपको बताया था 42वां संशोधन 1976 में जोड़े गए, क्योंकि 1973 का जो ये था बेरुवादी उसमें क्लियर हो गया था, उसके बाद 1976 में इसमें संशोधन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया है? तो इसमें 1976 में किया गया। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, 42वां संशोधन 1976 में किया गया है। जो पेपर के आए हुए क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं, तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन भी इसमें आ जा रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना के मूल रूप में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द नहीं था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा है। प्रस्तावना में भारत के संविधान की मूल संरचना निहित है, बिल्कुल ठीक है। प्रस्तावना अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी पॉइंट ठीक है, तीनों पॉइंट ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें कि उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक के रूप में प्रस्तावना पर विचार नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें क्या है, प्रस्तावना पर विचार किया जा सकता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा गलत इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? जो बेरुवादी केस था इसमें 1973 में इसमें माना गया कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुवादी केस 1960 में, और बल्कि माना किस में गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये माना गया केशवानंद भारती मामला जो है
1973 में इसमें माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, पर ये परिवर्तनीय, इसका जो ढांचा है वो परिवर्तनीय नहीं है। ये परिवर्तनीय नहीं है, किसने दर्शाया था? ये मदन गोपाल केस था 1957 का, इसमें बताया गया था कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो वही केशवानंद भारती वाला केस है। 1960 में बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और 1973 में बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, केशवानंद भारती केस के तहत। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में परिकल्पना की है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है? ये किसने बोला था? ये बेरुवाड़ी मामले में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 16 है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म दल की संज्ञा दी है? फर्स्ट पेज पे बताया था, ये किसने बोला? हमारा ऑस्टिन ने बोला था। पूरा नाम है इनका ग्रेनविले ऑस्टिन। नेक्स्ट है, 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था, जिसे क्या कहा गया? ले ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय लोकतंत्र प्रणाली है प्रकृति में उपदलीय और संसदीय? ये नहीं है। दूसरा है प्रकृति में बहुदलीय और संसदीय। हाँ, ये है प्रकृति में बहुदलीय और संसदीय। जो भारतीय की लोकतंत्र प्रणाली है किस प्रकार की है? बहुदलीय है, यानी बहुत सारे दल हैं इसमें, और संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए? ये लिए गए हैं यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया। आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया, पर वो किसने कहा है वो जब आर्टिकल हम पढ़ेंगे तब बता देंगे, इसमें ना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो संविधान की आत्मा किसको कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने? वो प्रस्तावना को कहा है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है? नानी पालखीवाला। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।